हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। और आज के सेशन में हम लोग समझेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले कुछ बेसिक बात, मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या है। अगर किसी को सवाल आ रहा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है क्या, तो इसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन जिनको साफ इस टॉपिक के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है ना, ऑपोजिशन के बारे में। लीडर तो मोटा मोटी समझ में आ रहा हो कि लीडर मतलब नेता, ऑपोजिशन मतलब जो आपके विपरीत हो, अपोजिट में हो। ठीक है, तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि ऑपोजिशन कैसे निकलता है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा जिनको नहीं पता होगा उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड बन जाएगा। अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा आपके समय लूँगा और उनको कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो देखिए ऑपोजिशन को समझने के लिए देखिए, आप पार्लियामेंट जानते हो। पार्लियामेंट पार्लियामेंट यानी सदन। ठीक है, आपके दो सदन होते हैं ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा। चलिए इतना हमें पता है। लोकसभा का क्या होता है, इलेक्शन होता है, इसका चुनाव होता है कितने 5 साल के बाद हमेशा। तो जिसमें इससे क्या आते हैं, लोकसभा के चुनाव से क्या आते हैं, आपके पीएम आते हैं। पीएम आते हैं, ठीक है, पीएम निकल कर आते हैं। मतलब हम इसे बोलते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव, लेकिन ये प्रधानमंत्री का नहीं होता, इसे लोकसभा का चुनाव ही कहते हैं। जिसमें कि क्या होता है, जो पार्टी जीतता है वो क्या करता है, आपके अपने लीडर जिनको पीएम बनाना रहता है उसको पीएम बनाता है आपके, और वो पीएम की कुर्सी पे बैठते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन में क्या होता है कि देखिए, पार्टी क्या करती हैं, कंटेस्ट करती है ना, कंटेस्ट करती हैं। बहुत सारे पार्टीज होंगी। ठीक है, कोई पार्टी क्या करेगा, जीतेगा। कोई पार्टी क्या करेगा, जीत के क्या करेगा, गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, गवर्नमेंट फॉर्म कर देगा। ठीक है, कोई पार्टी क्या होगा, हार जाएगा। हार जाएगा तो क्या होगा, वो ऑपोजिशन में आ जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिशन में आ जाएगा। तो यहीं से क्या होता है, ऑपोजिशन आता है। मतलब इलेक्शन क्या होते हैं, कंटेस्ट होते हैं, और जो पार्टी जीतता है वो गवर्नमेंट चलाता है, उसके पीएम होते हैं, वो जितने भी पोर्टफोलियो है उसको वो रेगुलेट करता है, मतलब मोटा मोटी सरकार चलाता है। और जो पार्टी हार जाता है वो क्या होता है, ऑपोजिशन में रहता है। वो जितना सीट सिक्योर किया हो, मतलब जीता तो नहीं है वैसे, लेकिन उसने कुछ ना कुछ सीट सिक्योर किया पार्लियामेंट में, है गवर्नमेंट के अपोजिट में बैठ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो ऑपोजिशन। तो सवाल आता है कि जो ऑपोजिशन है इसके भी लीडर होते हैं क्या, इसके भी लीडर होते हैं। ठीक है, ऑपोजिशन के भी लीडर होते हैं। ऑपोजिशन क्या करता है, एक अपना लीडर बनाता है जो कि क्वेश्चन जितना भी पार्लियामेंट में आपके करता है। तो सवाल आता है कि जो लीडर है ये कैसे चुना जाता है, ये कैसे कैसे मतलब एक तरीके से किसे हम क्या करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाएंगे आपके। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन का काम क्या है एक तरीके से, और उसका जो क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या किसी भी हम किसी को भी उठाकर लीडर ऑफ अपोजिशन घोषित कर देंगे कि ये हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन है। ठीक है, तो हमें समझना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन है क्या। तो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे आता है आपके बाहर। ठीक है, पार्टी जीतेगी एक हारेगी। ठीक है, अब समझते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन की जब हम बात करते हैं आपके, तो इसका अगर आपका जिक्र एक तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इसका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा सर, ये बताओ ना। तो देखिए, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसको डिस्क्राइब किया गया है, ऑफिशियली क्या किया गया है, लीडर ऑफ अपोजिशन को इस एक्ट में, मतलब एक्ट में क्या किया गया, इसको डिफाइन किया गया है। इस एक्ट को आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, 1977 का एक्ट है जिसमें कि लीडर ऑफ अपोजिशन को डिफाइन किया गया। अब सवाल आता है सर क्या डिफाइन किया गया है लीडर ऑफ अपोजिशन को। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन को इसमें डिफाइन करता है, मैं रीड भी कर देता हूँ। देखिए, इसमें कहा गया है दो बातें। क्या दो बातें, एक तो कह रहा है कि वो जो पार्टी होगा ना, जो पार्टी होगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ आपके होंगे। दूसरी बात, वो कह रहा है कि वो पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपके। देखिए, लोकसभा है, राज्यसभा है, इसमें एक में चेयरमैन होते हैं, एक में आपके स्पीकर होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो आपके सदन है उसके एक तरीके से स्पीकर के द्वारा या चेयरमैन के द्वारा उस पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड करना चाहिए। मतलब वो जो स्पीकर होंगे वो रिकॉग्नाइज्ड करेंगे, और उसका ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब एक पार्टी जीत गया। ठीक है, पार्टी जीता तो जो ऑपोजिशन में होगा वो कुछ ना कुछ तो सीट लाया होगा ना। मतलब बहुत सारे पार्टीज हैं, मान लीजिए ABCDE, ये सब ऑपोजिशन है। एक पार्टी तो जीत गया, A1 जीत गया पार्टी, और ABCD ये सब क्या है, ऑपोजिशन है। तो सवाल आता है कि ABCD जितना ये पार्टी है इसमें से ग्रेटेस्ट किसका है,
ग्रेटेस्ट, पता चला इसका 10, बी का 12, सी का 13, डी का 18। तो जो D18 है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो पहला हमारा क्राइटेरिया सिलेक्शन ये हो गया कि ठीक है ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है। दूसरा, आपके स्पीकर इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। सिंपल बात है, जब वो पार्टी कंटेस्ट कर रहा है, मतलब सारा चीज़ इलेक्शन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड है, तो सिंपल बात है जो चेयरमैन होंगे या राज्यसभा के और लोकसभा के स्पीकर होंगे उसको रिकॉग्नाइज्ड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको दो बातें याद रखनी है। ठीक है, दो बातें में क्या कि आपके एक्ट में साफ साफ डिफाइन कर रहा है एक तरीके से उस पार्टी के लीडर को। ठीक है, देखिए जनरली पार्टी की बात की जा रही है, लीडर की नहीं, पार्टी से लीडर निकलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, पार्टी कंटेस्ट करेंगी ना, तो पार्टी से क्या करेगा, लीडर निकलेगा, याद रखना, पार्टी से लीडर निकलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको जो है वो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, और दूसरी बात जो हाउस के जो स्पीकर हैं या चेयरमैन हैं उनसे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। दो बातें, चलिए क्लियर होता है। अब सवाल आता है, मेन सवाल, ये आपको पॉइंट याद रखने वाली बात है। ठीक है, ये यहाँ पे जो है हमारा कंडीशन है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। देखिए क्या है, अब सवाल आता है किस पर्सन को आप लीडर ऑफ अपोजिशन बनाओगे। ठीक है, तो पार्टी जो है वो एक तरीके से किसी लीडर ऑफ अपोजिशन बनाएगा, क्या कुछ क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना पड़ता है पार्टी को। ठीक है, तो उसको देखते हैं। 3 क्राइटेरिया हैं, मेनली आपके 3 क्राइटेरिया हैं। ठीक है, पहला कहता है कि पार्टी शुड बी न्यूमेरिकली द बिगेस्ट वन ऑफ अपोजिशन। सिंपल बात है, मैंने जैसे ABCD एग्जांपल लेकर कहा आपको कि वो पार्टी क्या होगा, आपके अपोजिशन में भी क्या होगा, बिगेस्ट होगा। जैसे ABCD, D को 18 आया, तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल है एक तरीके से। तो इसे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे तुम आगे आओ, यानी D पार्टी क्या करेगा, अपोजिशन का रोल करेगा। ठीक है, तो एक पहला क्राइटेरिया हुआ कि न्यूमेरिकली उसको बिगेस्ट वन होना होगा। दूसरी बात, वो स्पीकर के थ्रू जो है एक तरीके से जो स्पीकर है उसके थ्रू पार्टी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। जैसे कि हमने 2 बातें पहले जो है जिस एक्ट में जो बातें लिखी थी मैंने पहले आपको बताया, समझा, वही बातें यहाँ पे की। तीसरा इंटरेस्टिंग है, ये आपको इंटरेस्टिंग है ये। अब कह रहा है ठीक है पार्टी रिकॉग्नाइज्ड भी हो गया सर, और स्पीकर ने रिकॉग्नाइज्ड भी कर दिया, पता भी चलेगा कि तुम हो, तुम्हारे यहाँ से लीडर ऑफ पोजीशन निकलेगा, लेकिन पार्टी को कम से कम आपके 10% मेंबर को सिक्योर करना है। ये क्या है सर, देखिए कह रहा है कि जो पार्टी है एटलीस्ट आपके उसके 54 MPs, मतलब अगर D पार्टी है तो D के पास 54 MPs होना चाहिए। ठीक है, अगर 18 होगा, 22 होगा, 23 होगा तो नहीं बनेगा सर, लीडर ऑफ पोजीशन बाहर आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि 10% मेंबर होने चाहिए, उस पार्टी के पास मिनिमम 10% मेंबर्स होना चाहिए। 10% का मतलब 54 MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ से निकलेगा, तभी लीडर ऑफ अपोजिशन का एक रोल बाहर आएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें क्लियर हुई। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे इसको और हम थोड़ा सा और समझते हैं और समझेंगे आपको, और एग्जाम्पल यहाँ मैंने 2019 का एक डाटा लिया है इलेक्शन का। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2024 का जनरल इलेक्शन का। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, हमारा मेन था 10% यानी 54 MPs। उस पर 2 चीज़ें हमें पता है, लेकिन इन मेन है 54 MPs सिक्योर का। देखिए 2019 में भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कितने थे, 52 थे। ठीक है, 2019 में आपके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपको, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख दिया है कि आपके INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास अभी 99 है। तो अभी क्या हमारे पास LOP है जो राहुल गांधी हैं आपके लीडर ऑफ अपोजिशन। तो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 99 है, तो मतलब 54 तो चाहिए मिनिमम, उससे ज़्यादा है तो लीडर ऑफ अपोजिशन निकल के आएगा आपकी। ये मैंने BJP का लिख दिया आपके, और ये SP जो पार्टी समाजवादी पार्टी उसका 37 है। तो मतलब और भी पार्टी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लीडर आपके इसके पास स्ट्रेंथ है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन इससे निकल कर आए। ठीक है, जनरली हम अलायंस की बात नहीं करते हैं, याद ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हम पार्टी की बात कर रहे हैं, अलायंस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्टी से निकल कर आता है। और एक यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे हम 2014 का भी देख लेते हैं। देखिए 2014 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय भी INC के पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 44 सीट्स थी, जिसमें कि लीडर ऑफ अपोजिशन संभव सर नहीं है, क्योंकि 54 चाहिए MPs। और इसके पास कितने थे, 2019 में 52 थे, मतलब
दो तीन रहता तो और हो जाता कुछ काम, लेकिन 52 थे, 53 और 2 रहता तो हो जाता। तो 2019 में भी नहीं था, 2024 में 99 सीट्स, तो इसमें LOP सक्सेस हो गया। समझ में आया आपको? तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इलेक्शन का आपको डाटा लेकर समझाया कि इससे आपको क्लियर हो जाए। तो इससे पता चला होगा कि पिछले जो इतने चुनाव हुए उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, और इस बार के चुनाव में आए हैं क्योंकि उन्होंने सिक्योर किया है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया सर, तो व्हाट पोजीशन डज LOP हैव इन द हाउस। सर LOP का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसका क्या पोजीशन है, तो कुछ पोजीशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो आपके सीट करता है इन फ्रंट रो में, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द चेयर, याद रखना, यानी फ्रंट रो रहेगा एक तरीके से, और उसका आपके फ्रंट रो के लेफ्ट ऑफ द चेयर में वो बैठता है। ये बस उसका सीटिंग पोजीशन हमें याद रखना है, अगर रखना चाहो तो रख सकते हैं। कुछ प्रिविलेज भी वो एंजॉय करता है। प्रिविलेज इन द सेंस क्या होता है, स्कॉटिंग द स्पीकर इलेक्ट टू द रोस्ट्रम। देखिए, जब स्पीकर इलेक्ट होता है ना, तो जैसे आप पिक्चर देख रहे हो ना, यहाँ मोदी जी हैं हमारे, और यहाँ पे राहुल गांधी जी हैं, और ये हमारे स्पीकर जी हैं। तो जब ये स्पीकर वहाँ पे इलेक्ट होने के क्रम में जाते हैं, तो उनके साथ ये लोग जाते हैं, सेकेंड हैंड करते हैं, मतलब साथ में क्रम में। अगर ये स्पीकर रहें आपके, तो ये अगर स्पीकर हो गए, और इधर ये PM हमारे हो गए, और ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, तो जब ये जाते हैं तो वहाँ तक ये लोग एक उसके साथ में जाते हैं। तो इस प्रोसेस को भी एक तरीके से प्रिविलेज नहीं कहा जाता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और जो आपके PM है वो दोनों जा रहे हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का ये भी रोल रहता है, आपके प्रिविलेज रहता है आपके, और सीटिंग पे, मतलब न्यू जो स्पीकर इलेक्ट होते हैं उनके सीटिंग के क्रम में वो साथ में वहाँ तक जाता है, चेयर तक छोड़ने में। ठीक है, फिर क्या होता है ड्यूरिंग, जब अगर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ये भी तरह याद रखना, जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं आपके पार्लियामेंट को, बोथ हाउसेस को एक तरीके से, तो क्या होता है कि वो इन फ्रंट, मतलब उसका जो सीट होगा वो फ्रंट रो में होगा, याद रखना है। तो पहला हमने देखा है कि फ्रंट रो में बैठते हैं लेफ्ट ऑफ द चेयर पे। दूसरा कुछ प्रिविलेज्ड भी है जिसको हमने देखा। तीसरा है कि अगर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, आपके एड्रेस करेंगे बोथ हाउस को, तो उस समय भी क्या होगा, हमारा LOP क्या करेगा, फ्रंट रो में ही सीट करेगा, बैठेंगे। ठीक है, उनकी मेन ड्यूटी होती है आपके वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन के बारे में। ठीक है, मतलब वॉइस ऑफ ऑपोजिशन की बात रखते हैं एक तरीके से हाउस में, तो मेन ड्यूटी ये है। एक आपका है ऑफिशियल बुकलेट है जिसको पब्लिश हुआ था 2012 में पार्लियामेंट में। ठीक है, एन ऑफिशियल बुकलेट ऑन पार्लियामेंट पब्लिश इन 2012, जिसमें LOP के बारे में कुछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए, LOP को कहा जाता है कि एक शैडो कंसिडर एज अ शैडो PM विद अ शैडो कैबिनेट रेडी टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ द गवर्नमेंट रिजाइन। अगर गवर्नमेंट रिजाइन करता है आपके, अगर वो फ्लोर पे अपना कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पाता है, सरकार गिर जाती है, तो जो हमारा LOP है एक तरीके से उसको कहा जाता है, कंसिडर किया जाता है एज अ शैडो PM। ठीक है, अब सवाल आता है सर शैडो क्या है। देखिए, शैडो का कॉन्सेप्ट आपके UK में चलता है। इसका अगर कॉन्सेप्ट कहें तो ये UK में चलता है। शैडो कैबिनेट कहो, शैडो PM कहो, ठीक है, जनरली शैडो कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। तो UK में इसका मतलब कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे ये चलता है सिस्टम। शैडो कैबिनेट में क्या होता है कि शैडो कैबिनेट के पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं रहता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर मतलब रन करने का, क्योंकि गवर्नमेंट में थोड़ी है एक तरीके से, और इसका मेन काम रहता है स्क्रूटिनाइज द पॉलिसी एंड द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ये क्या काम करता है आपके, ये स्क्रूटिनाइज करता है पॉलिसी को। अगर गवर्नमेंट है, उसने कुछ पॉलिसी लाया, तो उस पॉलिसी को वो भी क्रिटिसाइज करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा, और बताएगा कि इसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है। ठीक है, ये UK में अच्छा खासा चलता है। ठीक है, UK में इसका अच्छा खासा है। हमारे यहाँ हम बोलते हैं कि या शैडो है, कंसीडर किया जाता है, बट वहाँ पे इनका अलग, जैसे मतलब आप समझ सकते हो कि उनका अपना PM भी होगा। UK अगर है तो वहाँ पे शैडो PM, शैडो फाइनेंस मिनिस्टर, अगर बजट पेश होता है तो वो भी अपना एक बजट देते हैं, क्योंकि वो एक ऑपोजिशन बताते रहता है कि या ये हम रहते हैं तो ये करते हैं। तो शैडो कैबिनेट का अच्छा खासा आपके UK में है, बट हमारे यहाँ कंसीडर किया जाता है कि या शैडो एज अ शैडो, कंसीडर एज अ शैडो, बट वहाँ यहाँ उतना उस चीज़ का नहीं है। तो याद रखना है एज अ ऑपोजिशन को शैडो PM भी कहा जाता है, LOP को एज अ कंसीडर। अब बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा शैडो कैबिनेट के बारे में आपको बता दिया, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ के देखते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए, मेन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कुछ कमिटीज़ के जो हेड करते हैं हमारे PM, जैसे सिलेक्शन कमिटीज़ होते हैं,
किसी के चेयरमैन बनाना होगा, जैसे डायरेक्टर ऑफ सीबीआई सीबीसी के सेंट्रल विजिलेंस ऑफ कमीशन होगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, एनएचआरसी होगा, लोकपाल होगा। तो इन सब के जो हेड होते हैं, इनके डायरेक्टर्स होते हैं आपके, उसको सिलेक्शन करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनता है, उसको पीएम हेड करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपके एलओपी भी रहता है, ठीक है। तो इन सब के हेड को चूज़ करने में आपके एलओपी का भी रहता है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी साथ में रहता है। कुछ क्रूशियल कमिटीज़ होती हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट्स के, पब्लिक अंडरटेकिंग के, एस्टिमेट्स एंड द सेवरल जॉइंट पार्लियामेंट कमिटीज़। पार्लियामेंट में बहुत सारे जॉइंट कमिटीज़ बनते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, एलओपी को एज अ उसके मेंबर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एलओपी का बहुत अच्छा रोल है एक तरीके से कमिटीज़ में, याद रखना है इसका, कमेटी में आपके बहुत अच्छा खासा रोल है। सिलेक्शन कमिटीज़ होगा या कुछ पॉलिसी रिगार्डिंग कमेटी बनेगा पार्लियामेंट में, तो उसका रोल रहता है। फिर अब बात करते हैं इसके सैलरी एंड अलाउंस के बारे में। तो याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि इसका जो सैलरी है, अलाउंस है और कुछ फैसिलिटीज़, वो कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होती हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर के आपके इक्विवेलेंट होती हैं एलओपी के, लीडर ऑफ अपोजिशन का अलाउंस हो, सैलरी हो, कुछ अदर फैसिलिटीज़ हो, वो इक्विवेलेंट होंगे। अगर कैबिनेट मिनिस्टर को जितना फैसिलिटी मिलता है उतना ही आपको एक तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और बहुत आगे बढ़ गए। ओके, कैबिनेट की तरह मिलता है। फिर इसका मेन है कि आप प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट का करता है, पॉलिसी ऑफर्स अल्टरनेट। सिंपल बात है, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या करेगा, मेनली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेगा पॉलिसीज़ के, और ऑफर करेगा एक अल्टरनेट ऑप्शन के बारे में, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स बातें, कुछ बेसिक्स डिटेल्स है जो मैंने आपको यहाँ पे साझा किया है, ठीक है। इसको आप कम से कम, मतलब आप पूरा कंक्लूड करें तो इस चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। लेक्चर में बहुत चीज़ें आप याद रखो या ना रखो, बट इन चीज़ों को आपको याद रखना है। क्या क्या है, देखिए, ऑफिस ऑफ एलओपी इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि एलओपी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, ठीक है। ये एक एक्ट में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, एक्ट में लिखा गया है, जो कि एक्ट कौन सा है मैंने आपको बताया था, वो आपको याद रखना है, जो कि यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ एलओपी इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 में इसके बारे में रिकोगनाइज किया जा रहा है कि एलओपी है, ये क्राइटेरिया है, ये होगा, इस पार्टी से निकलेगा, ठीक है। फिर आता है, मैंने लिखा है कि 16th एंड 17th लोकसभा में नो एलओपी। मैंने आपको नीचे एग्जाम्पल में दिखाया था कि एलओपी क्या था, 2014 में भी नहीं था, क्योंकि उतना था ही नहीं, 54 चाहिए ना हमें, और पता चला कि इस समय 52 आ रहा है किसी एक इलेक्शन में, और फिर दूसरे इलेक्शन में जो था वो आ रहा था आपके 22 ऐसे करके आपके। तो ये मैंने डाटा आपको बताया था। फिर हम एक बार देख लेते हैं नीचे चलकर, ठीक है। तो 16 एंड 17 लोकसभा में नो एलओपी क्यों नहीं था, क्योंकि अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर इशूड इन द 1950 में एक डायरेक्शन इशू किया गया था स्पीकर के थ्रू, इन ऑर्डर टू गेट रिकॉग्निशन ए पार्टी इन द हैव 10। मतलब यहाँ पे समझ, जो मैंने 10% बताया था 54, ये एक डायरेक्शन निकला था, ठीक है, 1950 में स्पीकर के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि 10% अगर आपको लाना ही है उसी को बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत ऑपोजिशन हो जाएगा ना, एक तो विनिंग पार्टी हो गया, ये विनिंग पार्टी ABCDE हो गया, ये सब बहुत सारे ऑपोजिशन हो जाएंगे, ठीक है आपको। तो ये अगर 20 लाता है, ये 25 लाता है, ये 30 लाता है, और ये 55 लाता है, तो कहने का मतलब है कि हम किसी को थोड़ी बना देंगे। अगर हमारे पास एक क्राइटेरिया रहेगा कि या 10% 20%, तो उसके हिसाब से हम कहेंगे कि नहीं, आप आओ पार्टी से और आप एक लीडर ऑफ अपोजिशन बनाओ, तो यहाँ से आएगा, क्योंकि आपके 54 मिनिमम चाहिए, तो इसलिए 10% रखा गया। तो एक डायरेक्शन के थ्रू रखा गया है, ठीक है, याद रखना है। 10% मेंबर को रखा गया है। 1950 में जो था स्पीकर ने एक डायरेक्शन इशू किया गया था, उसके थ्रू क्या गया था, रखा गया था। चलिए, तो ये हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया। और हम एक बार नीचे चलकर, और मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर ही दिया है एक तरीके से, और अगर आपको इसका PDF या कुछ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसका नोट्स या ये जो PDF जो मैंने इससे पढ़ाया आपको अगर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, तो आप कमेंट करना। और ये बेसिकली वही बात था, आपको आप यहाँ देख सकते हो, मैंने बस एग्जांपल देने के लिए आपको यहाँ पे रखा है कि आपको समझ में आ जाए क्या है चुनाव के नतीजे से, कि पहले क्यों नहीं थी, अब क्यों है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपको अगर डाउट बचता है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करना। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको लीडर ऑफ अपोजिशन
समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चन क्वेरी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं फिर एक अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम अभी आपसे विदा लेना चाहेंगे।